हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। यूपीएससी प्रिपरेशन में जब वो घटना हो जाए, जब लगे कि आप उसके बिहार और वो आपकी पटना हो जाए, तब शायद आप सोचिएगा कि अटेम्प्ट देना है। हम पूछते कब दे रहे हो अटेम्प्ट? मेरे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो। एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो। इतना क्या सोचना यार। तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि अवध ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। जब भूकंप आ जाए तो क्या होगा? चैट जीपीटी का आंसर क्या है कि आप तुरंत कार में बैठें और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें। ये सवाल हमने देश भर से जुटाए हैं। ये सवाल राहुल यादव जी का है। पूछ रहे हैं यूपीएससी के परीक्षार्थियों को क्या पढ़ाई से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और मोटिवेशन के लिए करें क्या? रात दिन रील देखते हैं नौजवान, पर मोटिवेशन उतनी देर रहता है बस जितनी देर रील चलती है। रील तो नशे की तरह है ना। जैसे शराब जितनी पीती रहो चढ़ती रहेगी, तो जैसे शराब पीना छोड़ दिया वैसे नशा उतरा। तो ये इन बहादुरों को मोटिवेशन की नहीं, आंतरिक शक्ति की जरूरत है। और आंतरिक शक्ति पैदा होगी ध्यान से, योग से। और बिहार की धरती जहां पर भगवान बुद्ध को निर्वाण मिला, वहां की धरती, अभी मैं उसी धरती की चर्चा कर रहा था। तो रील और शराब दोनों एक ही चीज है, जैसे बंद करेंगे उतर जाएगा। तो इन सबको चाहिए कि अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान की शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। अगला सवाल उमंग मिश्र का ये सवाल है कि दर्शन जीवन के लिए कितना जरूरी है, उसे जीवन में कैसे अपनाएं? Who would like to answer? दर्शन यानी ज्ञान। भगवान बुद्ध महान बने देखकर। सिद्धार्थ जो सिद्धार्थ से बुद्ध का निर्माण हो रहा है, वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के थोड़ी हो रहा है। कबीर ने क्या, कौन सी कहाँ पढ़ाई की? एक खजूर का पेड़ देखा, तुरंत दर्शन बना दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दर्शन यानी आंतरिक दृष्टि का विकास। चक्की चलते हुए बहुत लोगों ने देखा, लेकिन उस चक्की को कैसे अध्यात्म के दर्शन में सेट करना है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो दर्शन आंतरिक दृष्टि के विकास के लिए अनिवार्य है। और वो आंतरिक दृष्टि आपको सिर्फ इस संसार में महान नहीं बनाएगी, आपको अगले लोक में भी आपका रास्ता प्रशस्त करेगी। ठीक है, अगला सवाल महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूं कि आप चारों लोग उस पर रिस्पॉन्ड करें। ये यक्ष प्रश्न की तरह है और अनंत काल से चला आ रहा है। यूपीएससी में ऑप्शनल का चयन कैसे करें? महेंद्र का सवाल है, पर मिलियंस ऑफ महेंद्र का सवाल है जी। तो सबसे पहले तो इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करना, इसके इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए कि ये सिलेक्शन में रैंक भी दिला सकता है, नहीं तो सिलेक्शन रोक भी सकता है। सबसे बड़ा दुख जो होता है कि 2-2, 3-3 साल बार पढ़ लिए एक सब्जेक्ट को, देन बाद में रियलाइज़ होता है कि अब ऑप्शनल चेंज कर लूँ। तो मुझे लगता है 3 बातें ऑप्शनल में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ इंटरेस्ट। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो 2 पेपर कवर कर रहा है मेंस के। सब्जेक्ट में यदि इंटरेस्ट होगा तो ही आप उसको रात भर बैठ के पढ़ जाओगे। क्योंकि कई बार हम ऐसा लर्नर का वो है कि अरे इस बार तो ज्योग्राफी बहुत चला, इस बार तो पबएड बहुत चला, जोश जोश में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंटरेस्ट नहीं होता तो सब्जेक्ट में फिर गड़बड़ी हो जाती है। तो एक बात इंटरेस्ट। दूसरा, मुझे लगता है ऑप्शनल में शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। टीचर्स को बहुत ध्यान से चुने। सब शिक्षक अच्छे होते हैं, पर मुझे बात किसकी समझ आ रही है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट को जीना है। 2 पेपर्स लिखने हैं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस। टेस्ट सीरीज़ का आपको एक संसाधन निकालना ही पड़ेगा। सच वही है कि यदि आप आंसर नहीं लिख पाए कोई फ़ायदा नहीं है अच्छा ऑप्शनल लेने से, अच्छे टीचर से पढ़ने से। तो तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो 3 बातें ढूंढें, इंटरेस्ट, दूसरा शिक्षक, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि कहीं से कैसा भी मुझे टेस्ट सीरीज का सोर्स मिल जाए। यही एक सत्य है ऑप्शनल को लेके।
मैं सर के बातों में केवल एक ही चीज़ जोड़ूंगा कि तीसरे में, क्योंकि हिंदी मीडियम होता है तो हर विषय का मटेरियल नहीं मिल पाता है। जिसमें मटेरियल मिले, क्योंकि हम 1 साल की परीक्षा दे रहे, पीएचडी नहीं कर रहे कि हमें 3 साल 4 साल लग जाए, तो मार्केट में हमें ये भी देखना होगा कि उस विषय का हमारे पास मटेरियल है या नहीं। जैसे हम एक बार चर्चा कर रहे थे 1987 के डीजीपी जो भोपाल के थे, उन्होंने फिजिक्स हिंदी माध्यम में लिखकर सिलेक्शन लिया। तो हमने उनसे पूछा, सर आज अगर लेना होता तो क्या करते? तो बोले मैं फिजिक्स नहीं लेता क्योंकि मुझे उसके लिए मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ा। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले ये भी देखें कि जिस विषय को आप चुन रहे हैं वो स्वयं पीएचडी करने वाला ना हो, बल्कि आपको बना बनाया मटेरियल मिले, आप उसको समझें, रिवाइज करें, उसके बारे में जानें, तो आपका सिलेक्शन और भी जल्दी होगा। चंद्रमौली जी। पहले तो बिहार को प्रणाम, और काफ़ी देर से सोच रहे थे कि आपको प्रणाम कर लिया जाए, पर अब मौका मिल ही गया है। खैर, और जैसा कि क्वेश्चन है ऑप्शनल, आपको बता दें अगर राजा बनना इस एग्जाम का तो ऑप्शनल पे पूरी पकड़ करनी पड़ेगी, और मामूली होती नहीं कि हर कोई इस पे पकड़ पा पाएगा। 2-3 चीज पहले डिलिनेट कर लीजिए। सबसे पहले, अगर बैकग्राउंड है किसी सब्जेक्ट में तो सबसे पहले उसी को चुनने की कोशिश करिए। अगर वो चलन में है तो उसको पक्का चुन लीजिए, आपको फायदा मिलेगा। आप पढ़ के आते हैं कुछ और यहां पे हवा चल रही होती है ABCD की, आप पहुंच के बोलते हैं अरे मेरे बगल वाला ABCD लिया है, मैं भी वही ले लेता हूं। वही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर बैकग्राउंड है तो आपको स्क्रैच से वर्क नहीं करना है। सेकंड, हमेशा ऑप्शनल वैसा चुनिए जहां रिवीजन का स्कोप अच्छा खासा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसा ऑप्शनल चुन लेंगे जिसके रिवीजन में कम से कम 6 महीने 7 महीने अगर निकल जाएंगे तो प्रॉब्लम इज आप खुद डिमोटिवेट होने लगेंगे। तीसरा, बिल्कुल कोरोबोरेट करेंगे द वर्ड सेड बाय सुदर्शन सर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। पता चला 1 महीना लेने के बाद मन किया अरे माँ पसंद नहीं आ रहा है सब्जेक्ट, तो बड़ा लिखना पड़ रहा है, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कम से कम 10 दिन लगाइए, रिसर्च करिए, पर एक बार जो चुन लिया उस पर एकदम अड़िग रहना है अपने को। तो ऑप्शनल के ये 3 मेजर क्राइटेरिया जो हमने हमेशा देखे, और ये फायदा भी करते हैं, जो भी एस्पिरेंट हो गए जरूर फायदा करेंगे उनको। मैं तो कबीर शैली का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ऑप्शनल वही जो समझ में आए। इतना क्या सोचना यार, तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि अवध ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। 18 साल की उम्र में तुमको अपने देश का नेता चुनने का अधिकार मिल गया, 21 साल में तुमको कलेक्टर बना रहा है, और तब तुम जाके पूछ रहे हो कि भैया। अब भरत शर्मा से अगर पूछोगे कि किस तरह की लड़की शादी करे तो भरत शर्मा क्या कहेंगे कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोरवाड़ू। हैं? भरत शर्मा तो यही कहेंगे ना कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू। और मनोज तिवारी से पूछोगे तो कहेंगे कि जोन बात बा सवरको में उ गोर का करी। लैला संवरे रहल, इतिहास हो गईल, अब पाछे संवरन के कितनन के विनाश हो गईल। तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक, ये एग्जामिनेशन विवेक का है तुम्हारे। तो सर लोगों ने जो बता दिया सिंपल तरीके में यही है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और चयन करिए। और अपना जो एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आपका ये हिस्ट्री है, उससे क्या होगा, उससे सामने वाला क्या करे, आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा। उसको सिर्फ आपको डिमोरलाइज करना है, कहेगा हिस्ट्री में नंबर नहीं आता, बहुत बड़ा है, और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है ही नहीं। तुम मस्ती से खड़ा हो कि जी गुरु जी जैसा कह रहे हो वैसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। विक्रांत का सवाल है, अटेम्प्ट कैसे मैनेज करें? 1-2 बार तो ट्राई करने में अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं और फिर अटेम्प्ट खर्च करने में डर लगता है। अरे हमसे लोग हम पूछते कब दे रहे हो अटेम्प्ट, कह रहे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो। एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो, अगर चलेगी तो फिर करना, नहीं तो छोड़ देना।
अरे भैया तैयारी है युद्ध की, यहाँ कुछ देखा होगा नहीं ज्यादा, यहाँ कूद गए मैदान में तो गए। तो एक साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, और एक साल प्रैक्टिस करिए, कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम। जिस दिन आपका 500वां आंसर होगा ना, उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। और 30 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के, कितना हुआ 900 क्वेश्चन महीने में, 10 महीने में 9000, 12 महीने में लमसम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। और कितना करना है आईएएस में? 60। प्रोबेबिलिटी का अगर नियम लगाओ तो 70 करोगे कम से कम, और ज्यादा। तो पहले साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, और जब तुम्हें क्वेश्चन करने में सोचना ना पड़े और लिखने में सोचना ना पड़े, उसके बाद वाला अटेम्प्ट दे दो। सर ने तो स्केल बता दिया कि ये स्केल है, ऐसा हो तो ही जाना। सर मुझे लगता है ना, कई बार एक बार प्रीलिम्स तो दे के देख लूँ, इसमें एक अटेम्प्ट खराब कर लेते हैं, सिर्फ ट्राई करें। अच्छा, कुछ बच्चों का बोझ भी होता है कि 1 साल दिल्ली में रह रहा है, तो प्रूफ तो करो क्या कर रहे थे आप, क्योंकि इससे डर लगता है किसी शादी में जाऊंगा तो पूछ न ले क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से सबसे बेसिक चीज़ है कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि भैया जो एग्ज़ाम मांग रही है वो मैंने किया है कि नहीं। कहाँ से पता लगेगा? PYQs। कोई टॉपिक पढ़ रहे हो या कोई सब्जेक्ट, तभी बोलेंगे कि मेरा हो गया जब आप पुराने सारे पेपर्स कम से कम लगा पा रहे हैं। तो एक स्केल मेरी नज़रों में बस यही है कि जब भी कोई भी अटेम्प्ट, या अभी इस बार जैसे 30-35 ऐसे बच्चे थे जिनका प्रीलिम्स निकला है, जो सीधे संपर्क में थे, उनका एक कॉमन आंसर था कि सर सबसे पहली बात कि मैं अटेम्प्ट तभी देने गया जब मैं कॉन्फिडेंस था किस चीज़ को लेके, PYQs को लेके। तो टॉपिक का कंप्लीशन कैसे हुआ, कब होगा, तो वो PYQs ही आपको बताएंगे, और तभी कॉन्फिडेंस भी आपको आने वाला है। नहीं तो ऐसे किसी के दूसरे मेजरमेंट से कि घर प्रूफ करना है, घर बताना है, तो इस बार प्रीलिम्स तो देख ही लें, देखेंगे फिर मेंस का क्या होगा। पर आप समझिए कि इंटरव्यू के बाद ही सिलेक्शन हो रहा है, सिर्फ प्रीलिम निकालने से काम नहीं हो रहा है। तो ये सच है, इस सच को पहचानो। बस थोड़ा सा बोलना चाहेंगे यहाँ पे एक अलग अंदाज में। देखिए, अटेम्प्ट तब दीजिए जब आपको लगे कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में एक घटना हो गई है। सुनिएगा, यूपीएससी प्रिपरेशन में जब वो घटना हो जाए, जब लगे कि आप उसके बिहार और वो आपकी पटना हो जाए, तब शायद आप सोचिएगा कि अटेम्प्ट देना है। और वो अटेम्प्ट ऐसा होना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ा लिखा सब कुछ किया, ईमानदारी से, शिद्दत से, और वो आपका ऐसा अटेम्प्ट हो जिसमें लगे कि यार कुछ नहीं तो ईमान तो कम से कम कहे कि हाँ कुछ पढ़ के ही दिया है। मुंह उठाए सुबह चल दिए प्रीलिम्स, अरे आज प्रीलिम्स का पेपर है, चलो दे लेते हैं, एडमिट कार्ड वहीं चलते चलते के निकाल लिए, पेन लेके वहाँ पे पहुँच के सेंटर पे कुछ लोग पेन ले रहे हैं और वो अटेम्प्ट देने आ रहे हैं। प्लीज लेट्स नॉट डू दिस। अगर आपको देना है तो बिल्कुल बिहार पटना वाला रिलेशन रखिए कि एक के बिना जिया नहीं जा रहा, और यहाँ पे यूपीएससी है दूसरा एंटिटी। लीला का सवाल है कि कपड़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, खासतौर पर इंटरव्यू में। लड़कों को और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा लुक रखना चाहिए? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। फूड और ड्रेस, ये दोनों ज्योग्राफी से कनेक्टेड हैं। सहारा डेजर्ट में तुम टाई नहीं लगाओगे, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप अधिकारी हो गए हैं, कल आपका कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ मीटिंग है, तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम अपना एक डिसेंट ड्रेस, टाई नॉब बंद है। तो एक तो जब लड़कियां जाती तो आमतौर पे तो साड़ी पहनकर ही जाती हैं, आमतौर पर सारी लड़कियां साड़ी पहनकर ही जाती हैं, और आमतौर पर सारे लड़के अपना सूट टाई वगैरह लगा के जाते हैं। वो एक सिंपल से ड्रेस है। ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की देन है, तो वो एक प्रोटोकॉल शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशन, तो वो ट्रेडिशन चल रहा है। पर आप चाहें तो सिंप्लिसिटी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बटन यहाँ का खोल लिया, सोने की चेन बाहर है, कीरिंग नचा रहे। तो ये ड्रेस आप ऐसा पहनिए कि आपसे ज्यादा खाना अपने मन का खाइए और कपड़ा दूसरों के मन का पहनिए कि आपसे ज्यादा दूसरे आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा ना हो कि हंसें आपको। गमछा तो शान है। जी, अगला सवाल है रणधीर का, जिसमें आप चारों लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी के चेयरमैन होते तो आप यूपीएससी के तौर तरीकों में, परीक्षा लेने के तरीकों में किस तरह के सुधार करते या प्रोसेस में किस तरह का बदलाव करते?
वैसे तो मतलब बहुत बड़ा पद है और यूपीएससी का चेयरमैन तो खुद नहीं बदल सकता, संसद उसको बदलती है। उनका तात्पर्य आप भावना समझिए रणधीर जी की। बिल्कुल। हाँ, अभी सवाल का जवाब देना है आपको, बताने हैं करेक्शन। अगर मैं कहूँगा तो मुझे जो लगता है, जो इन 10-12 वर्षों मैंने देखा, एक तो जो बड़ा परिवर्तन होना चाहिए वो है प्रीलिम्स को लेकर। विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत करता है और केवल एक पेपर तय कर रहा है कि वो चयन होगा कि नहीं होगा। उस 2 घंटे में उसकी अपनी पूरे साल भर की मेहनत जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली दिख जाएगी। जैसे मेंस में 7-8 पेपर होते हैं, तो हमने जब एग्जाम दिया था तब 2-2 पेपर होते थे। मैं चाहूँगा कि अगर प्रीलिम्स वाला जो पहला वाला स्टेप है उसमें यदि 2 पेपर हो तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो खास करके मेहनत कर रहे हैं वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर और कंफर्ट जोन में समझ पाएंगे। बाकी सर लोग और बता सकते हैं इसमें। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं उसमें हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले पा रहा है, कोचिंग लेगा पा रहा है। बहुत सारे गांव हैं, वहाँ से व्यक्ति ट्राई करने का सोचता है, तो कई बार पेपर को देख के बच्चों की आधी तो हिम्मत वहीं टूट जाती है कि यार मेरी तो कभी शिक्षा हुई नहीं, मैं तो बड़े शहर जाके कोचिंग करूँगा ही नहीं, कैसे ये कवर होगा। तो पेपर एटलीस्ट ऐसा मैं बनाने का प्रयास करूं कि हर कोई एटलीस्ट एक बार प्रयास तो करे। मतलब मुझे सबसे बेसिक ये ध्यान लगता है कि हम पेपर तो बना रहे हैं लेकिन उस गांव के छोटे से गांव के अंदर एक उस छोटी स्कूल के बारे में कभी सोच ही नहीं रहे कि वहाँ से पढ़ा हुआ विद्यार्थी इस पेपर को कैसे टैकल करेगा। तो उसके बारे में भी सोचने की शायद आवश्यकता है। जितने लोग कम से कम एक इंटरव्यू आईएएस का देते हैं उनको सरकार को एक डिग्री एडिशनल देनी चाहिए। कि आईएएस का स्टेट सर्विस कमीशन को भी जोड़ा जा सकता है कि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे हमारे चंद्रमौली साहब 4 इंटरव्यू दिए, तो एक एडिशनल डिग्री देना चाहिए कि अगर उसको एक मानकता मानना चाहिए कि साहब ये आदमी इंटरव्यू तक पहुंचा है और अब इस देश में या दुनिया में कुछ भी करने की स्थिति में है, तो वो जो इंटरव्यू के बाद अगर आदमी निकला तो जो पूरा अंधेरा छाता है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सहारा मिलेगा। एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स बेतुका था, तुक्केबाजी को प्रमोट किया गया, सीसेट का पेपर आईआईटी और कैट के लेवल का था। ये इस तरीके से सडन चेंज कैसे कर देते हैं वो प्रीलिम्स में, और तैयारी कैसे करे नौजवान, क्योंकि उसका तो एक अटेम्प्ट चला गया। नहीं, ऑफिस में जो बॉस होता है तो जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई काम ही दे देगा कि यार बाहर जाके गिनो कितने रिक्शे वाले गुजरे। अब यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहे हैं। आखिर एक निश्चित संख्या मेंस लिख रही है ना, तो पेपर तो था ही बेढंगा, लेकिन जिसका मन शांत था और तैयारी अच्छी थी वो फिर भी मेंस लिख रहे हैं। क्योंकि युद्ध में जो सबसे बड़ी जरूरत है वह है शांत मन की। तो पेपर बेढंगा रहा होगा, सही बात है, बहुत लोगों की किस्मत भी काम कर गई होगी, तो मैं तो यही अपील कर सकता हूं कि इस तरह का पेपर भविष्य में ना बनाया जाए। लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा मैं प्रतिस्पर्धियों से अपील करूंगा कि वो इतना शांत रहें कि पेपर कुछ भी हो वो उस लिस्ट में रहे जहां उन्हें एग्जाम देना है। एक सवाल आप चारों ही लोग उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं जिनको नौजवान देखते हैं ख़ासतौर पर ऑनलाइन वीडियोस में, वो सब मोटिवेट तो बहुत करते हैं पर ये नहीं बताते हैं कि असफलता से कैसे निपटें, क्योंकि सिलेक्ट होने वाले तो कुछ 100 या कुछ 1000 ही हैं, अपीयर होने वाले लाखों हैं और तैयारी करने वाले उससे भी ज़्यादा। तो एकदम मोटिवेशनल वीडियोस देख के लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, और फिर नहीं होता है तो अंधकार दिखता है, जैसा सर ने जिक्र किया। तो क्या हम प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि जब हम यूपीएससी में एंट्री करते हैं तो ये सोचकर तो सभी को पता है हर साल सीट 1000 ही आने वाली है, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। पर जैसे कई बार विद्यार्थी कहते हैं प्लान बी, तो मेरा इसमें व्यक्तिगत ये मानना है कि जब पहली बार लड़ाई में उतरे तो केवल एक ही प्लान लेकर आर या पार। जो जापानी योद्धा होते हैं
उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वे जब युद्ध करने जाते हैं तो बस एक ही विकल्प होता है, जीत। और अगर वो नहीं जीत पाते तो अपनी गर्दन वही काट देते हैं। पर मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि अब उसके बाद वो जीवन खत्म हो गया, पर मैं कहना चाहूंगा कि पहले प्रयास में वो प्लान बी ना सोचे। जब अगर उसे लग रहा है कि पहला प्रयास वो सफल नहीं कर पा रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर उसने प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए। लेकिन जब वो पहली बार लड़ने जा रहा है तो केवल एक ही लक्ष्य है, और वो है केवल और केवल इस परीक्षा में सफलता। सर ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला ये भी पूछा था कि क्या चेंज होना चाहिए, और ऑनलाइन वीडियोस के बारे में जो सर का कहना था। 2 भाग में इसका जवाब देते हैं। पहला, चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन यूपीएससी पैटर्न। नंबर 1, आप प्रीलिम्स को अगर देखें इस समय, जीएस तो फिर भी हम लोग खींच कर ले जाते हैं, पर सीसैट आप हमें मैथ्स का क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश का देंगे, हो सकता है हम कर भी लेंगे, पर हमें नहीं लगता कि शायद किसी गांव से कोई एक ऐसा छात्र है जिसने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रखा है, और वो सीसैट के वो मुश्किल क्वेश्चंस को, जिसको बाद में जब हम लोग बैठ के की निकालते हैं तो हम लोग भी अपने बालों को खुजलाते रहते बैठ के कि ये क्या पूछ लिया। वो स्टैंडर्ड या तो कम करिए, या फिर कहीं ना कहीं जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है आप पेपर के जो भी आपका, अगर हार्ड है तो उसके हिसाब से सेट करिए, अगर ईजी है तो उसके हिसाब से सेट करिए। अभी फिलहाल भी ये लग रहा है इस बार का भी पीटी पेपर देखिए कि सीसैट में अच्छे वो खिलाड़ी जिन्होंने जीएस पे पकड़ बना रखी थी, सीसैट की वजह से उनका शायद कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, इस बार की बात है। दूसरा, मेंस में आप सब जगह एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जीएस, एसए, एथिक्स सब एक जगह हैं, बस ऑप्शनल एक ऐसा जगह है जहां पे आप कोई एक जगह फील नहीं करता। किसी ने ज्योग्राफी ले रखा है, वो बेचारा 250 नंबर लाने के लिए अपने जिंदगी के आधा समय वहीं पे वेस्ट करता रहेगा, ज्योग्राफी। और वहीं पे आप किसी लिटरेचर वाले से मिल लीजिए, संस्कृत वाले से, वो बोलेगा अरे जो ऑलरेडी आ चुका है 10 बार वही आने वाला है, क्यों दिमाग लगाऊं इतना, और वाकई में उतना ही आता है। आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे, 300 नंबर तक आराम से लोग पा सकते हैं। आप सोशियोलॉजी में मेहनत करके भी, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी वन ऑफ यू, अगर आप उसमें कोशिश भी करेंगे तो सोशियोलॉजी में 270, 75 इतना ही पा पाएंगे एवरेज। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लेवल ग्राउंड लाना पड़ेगा वहां पे, या तो ऑप्शंस को धीरे धीरे आप फेज आउट करिए, जैसे कि काफी राज्य में करा जा चुका है। तीसरा, इंटरव्यू लेवल पे आप मात्र आधे घंटे में किसी की कुंडली नहीं बना सकते। आप खुद झांकिएगा, आपने इतनी मेहनत की है 2 साल 3 साल, और आप इंटरव्यू में गए, हो सकता है इंटरव्यू के सुबह वाले दिन आपके घर में किसी की तबीयत खराब थी, हो सकता है आप परेशान थे, जो भी कंडीशन हो, 30 मिनट में हम आपके वास्तविक रूप को नहीं निकाल सकते। आप उसमें इतने नंबर का अगर वेटेज रख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत शायद उन लोगों का चयन रुक जाता है जो वाकई में ईमानदारी से सर्विस में जा सकते थे। चौथा, क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए यूपीएससी में, जो आजकल के कॉलेजेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, आप उसको एक क्रेडिट दीजिए, वो उस क्रेडिट का यूज करके हो सकता है अपने स्टेट या राज्य पीसीएस में उसका रिजर्वेशन का फायदा उठाए या कहीं और उठाए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। लेट्स नॉट वेस्ट दिस यूथ। और रही ऑनलाइन वीडियोस की बात, तो देखिए ऐसा है कि मोटिवेशन तो जरूरी है जिंदगी में, पर कंटेंट के बिना मोटिवेशन बिल्कुल वैसा ही हालत होगा गेम में कि आपकी स्ट्रैटेजी तो बनी हुई है पर योद्धा नहीं है। आपको मोटिवेशन चाहिए, पर कंटेंट का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मोटिवेशन का है। थैंक यू। देखो, आप सब लोगों को 2 लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। एक तो रैंचो को कि भैया योग्यता पैदा करो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। यूपीएससी का आदमी जिसको इकोनॉमी पता है, ज्योग्राफी पता है, फिजिक्स पता है, बायो पता है, एनवायरनमेंट पता है, इकोलॉजी पता है ना। और दूसरा, एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। इस संस्था का जो को फाउंडर है उसका नाम है रोमन सैनी। वो हमारा स्टूडेंट वाजीराम में 18वीं रैंक आईएएस में, और छोड़ के $3 बिलियन की कंपनी खड़ा कर दिया, और उसका शिक्षक उसके यहां काम कर रहा है। तो 2 लोगों को आदर्श बनाओ, एक रैंचो को और एक रोमन सैनी को। अपनी नींव इतनी मजबूत करो, वर्कआउट करो यार, योगा सिखाओ। पूरा पश्चिम डिप्रेशन का शिकार है। बाबा रामदेव को मैं बड़ी इज्जत करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कमोडिटी लेके, बाबा सांस बेच रहा है।
इतना बड़ा कल्चर है ये, इतने ज्यादा लोग, मैं तो वीडियो देखता हूं डायबिटीज रिवर्सल, सब आजकल डायबिटीज रिवर्स करा रहे हैं। इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है। तुम सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट है, एक मिनट, मेरा एक स्टूडेंट है इलाहाबाद में, तो हमसे बोला आया एडमिशन लिया, कहा गुरुजी हम आईएएस तो ना बन पाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा 7 साल जेल में थे, अभी छूटे हैं। हमने कहा तुम मालिक पढ़ने का है चले आए, यहां तुम्हारी क्या जगह है? उसने कहा नहीं, आपको सुनते सुनते पढ़ने की इच्छा हुई, पढ़ रहे हैं और आईएएस की तैयारी करेंगे। और उस लड़के ने पिछले 2 साल में अपने आप को इतना बड़ा योगा गुरु बना लिया है कि हमारी जो संस्था है और संस्था से अलग उन सारे बच्चों को वो सुबह योगा सिखाता है। और 6 लड़कों से शुरुआत हुई थी, आज कम से कम 1400-1500 लड़के उसके पास सुबह योगा करने आते हैं। योग्यता डेवलप करो यार। फिर तुम सन्नाटे में आ गए। एक सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि चैट जीपीटी का क्या असर होगा? चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके क्या हम लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, नए सिरे से कंपोज हो जाएगा वगैरह वगैरह? बीच में बहुत उठा ये, और ट्विटर पे ये को खूब चला कि एक आंसर जो है आया और ये यूपीएससी का आया। लेकिन मैं आपको एक साक्षात बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं प्लस क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन में भारत में हर आपदा के लिए एक नेशनल प्लान बना हुआ है, और एक मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। एक छात्रा ने क्या किया, वही क्वेश्चन चैट जीपीटी पे डाला, और क्वेश्चन ये था कि जब भूकंप आ जाए तो क्या होगा। अब मैं बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी कि भाई नेशनल प्लान में ये दिया है, हमें प्रिकॉशन लेना है, प्रिपेयर्डनेस करनी है, मिटिगेशन करना है, सारी चीज़ें हैं, हमारे एनडीआरएफ है, सारी चीज़ें। चैट जीपीटी का आंसर क्या आया कि आप तुरंत कार में बैठें और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें। अब इस भरोसे के साथ आप चैट जीपीटी यूज कर लो, अब वो घर यूपीएससी आपके अंदर घर पहुंचा देगा, इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि चैट जीपीटी को आप एक टूल की तरह यूज करो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। वो एक टूल है। लोग कह रहे थे लोगों की जॉब चली जाएगी, अरे नहीं, आप अपने जॉब में ऊपर उठ सकते हो उस टूल की मदद से। लेके बहुत सारे बॉट्स बन गए हैं उसकी मदद से। तो टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे तो मोबाइल फ़ोन के 10 डिसएडवांटेज नॉर्मली निकाल लेगा आदमी, पर आज 600 मिलियन वॉच टाइम लर्नर्स का मैं देखता हूँ, तो इसका भी तो एक बेनिफिट है सर। तो टूल है, यूज़ करना सीखो, उसका सही ढंग से यूज़ करो बस, और हमेशा ध्यान रखो इंश्योरेंस कंपनी का। चैट जीपीटी में तो मैं कहूँगा कि हम उससे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ चीज़ें और भी हो सकती है क्या इसमें, तो आप उसे चैट जीपीटी में डाल के बस एक आइडिया ले सकते हो कि ये क्या बताना चाह रहा है। बट हम अगर सोच रहे कि केवल चैट जीपीटी से जिंदगी बदल जाएगी, तो ये यूपीएससी है, अनप्रेडिक्टेशन इसका पहले भी था और हमेशा ही रहेगा। शायद आपको ये बात पता होगी कि चैट जीपीटी को भी यूपीएससी एग्जाम दिलाया गया था और उसके प्रीलिम्स में चैट जीपीटी फेल हो चुका है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम इज ऑलरेडी मच अबव देन जीपीटी, चैट जीपीटी। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड करेंगे, वो एल्गोरिथम्स है। इट इज सम न्यूरल नेटवर्क दैट वर्क्स ऑन एल्गोरिथम्स। ये एल्गोरिथम लिख कौन रहा है? हम और आप। तो जब हम और आप किसी मशीन को बना रहे हैं, वो लाख चाहे कितना भी इमिटेट करने की, वो आप और हम नहीं बन सकते। तो हमेशा कोशिश करनी है उसको अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो हम साफ उसमें लिख देते हैं कि हमें ज्योग्राफी का ये राज थोड़ा सर के सामने भी शेयर कर रहे हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी का अगर हमें कुछ ज़रूरत होता है, आई जस्ट गिव इन सम कमांड्स कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी का इस टॉपिक का आई नीड सम प्रेजेंटेशन, वो हमें पूरा कंटेंट उठा के दे देता है। हाँ, अब बस हमारा इतना धर्म है कि हम उसको चेक कर लें, रिवाइज कर लें कि कुछ गलत ना दे रहा हो, पर वो देगा उतना ही जितना ह्यूमन फीड किया है उसमें, उसके आगे वो बढ़ नहीं पाएगा। आखिरी 2 सवाल। एक सवाल एनसीईआरटी को लेके बहुत पूछा जा रहा है कि एनसीईआरटी किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट है, क्या कोई और विकल्प है? नहीं, एनसीईआरटी आपको सिर्फ एक बेस, जैसे एनसीईआरटी क्यों कहा जाता है, इस देश में 95% लोग ह्यूमैनिटीज 10th तक ही पढ़ते हैं। और वो भी किस तरह पढ़ते हैं कि टीचर कहता है हिस्ट्री पढ़ के कोई राजा नहीं बनेगा,
और पूरा यूपीएससी का जो सेंटर है वो ह्यूमैनिटीज है। भाई आज इस देश का लड़का न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? क्योंकि न्यूज़पेपर का सेंट्रल थीम क्या है? इकोनॉमी। न्यूज़पेपर में क्या है? ज्योग्राफी। न्यूज़पेपर में क्या है? आईआर। न्यूज़पेपर में क्या है? सोशल इश्यूज। ये सब ह्यूमैनिटीज है और आपको ह्यूमैनिटीज पता नहीं, क्योंकि हमारे यहां हमारे देश में हमारे 91 के बाद हमको भेजा था हमारे परिवार वालों ने, खासकर हमारी माता जी ने कहा मेडिकल की तैयारी कर लो। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, वो भी बताएंगे हम किस चीज़ की तैयारी करने लायक थे। तो हमारी माता जी ने कहा जाओ मेडिकल की तैयारी कर लो। हमने कहा मेडिकल में क्या होता है? तो कहे अरे मेडिकल में डॉक्टर बनते हैं। हमने कहा डॉक्टर हमसे तुम जो है कहोगे चिमटी से पकड़ के ये सब हमसे ना हो पाएगा। लेकिन ज़बरदस्ती जाके उन्होंने एडमिशन कराया, इसलिए क्योंकि मेरे मोहल्ले के सारे लड़के या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करने आ रहे थे या पीएमटी की। तो एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये तो आपको लैटिट्यूड बता देंगे मजबूरी में, लेकिन आईएएस की क्लास आपको लैटिट्यूड नहीं समझाएगी। और जिसको लैटिट्यूड नहीं पता उसको कैसे पता चलेगा कि यूरोप के क्लाइमेट में और अफ्रीका के 0 डिग्री के क्लाइमेट में सबसे बड़ा प्रभाव किस चीज का है? बिना बेसिक्स के कैसे एडवांस सविंदर सिंह कैसे पढ़ोगे आप? आपको फोर्स नहीं पता। अभी आपसे कोई कह दे कि भाई साहब आप शीशे को पिघला रहे हैं, स्टेट मैटर 3 स्टेट है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड से जब किसी चीज को तुम लिक्विड में चेंज करोगे तो कौन सी एनर्जी काम करेगी? अब ये आपको नहीं पता, आपको मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता, आपको इवापोरेशन पॉइंट नहीं पता, आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं पता, तो आप कैसे टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ेंगे? इसलिए जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, जिनको भी आईएएस की तैयारी करनी है और जो चाहते हैं कि मेरा समय वेस्ट ना जाए, उनसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि 5 महीने कम से कम ह्यूमैनिटीज की एनसीईआरटी तैयार करके तब किसी कोचिंग में एडमिशन लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको लक्ष्मीकांत समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है सविंदर सिंह समझ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आपको वो इकोनॉमिक्स की जो बुक है दत्ता सुंदरम समझ में आए, तो बेस तैयार कर लीजिए, वरना जीएनपी और जीडीपी में अंतर पता करते करते उम्र बीत जाएगी। और हमारे न्यूज़पेपर, भाई हिंदू न्यूज़पेपर तमिलनाडु साउथ इंडिया में चलता है, वहाँ का एजुकेशन रेशियो बहुत हाई है और अच्छा भी है। हमारी तरफ तो अपने अपने न्यूज़पेपर। अब हमारे देश में शायद ही किसी को पता हो कि बजट क्या है। भाई आपने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार खर्चा करके आओ, और लौट के आया आपने हिसाब नहीं मांगा, फिर तो वो उड़ाने लगेगा ना। इस देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में बैठाए हुए पर उनसे हिसाब ही नहीं मांगती कि मेरा पैसा कहां खर्चा करते हो, तभी तो लुटा रहे हैं। तो बेसिक्स को तैयार करिए। सिर्फ अब इधर स्थानीय न्यूज़पेपर अजीब अजीब से न्यूज़पेपर है, अजीब, और फ्रंट लाइन की न्यूज ही अजीब है। 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। अब जब तुमने पहली बार हिंदू उठाया, उसकी फ्रंट लाइन पढ़ी डेमेस्कस इन डेंजर, तो तुमको ये नहीं पता चला कि डेमेस्कस नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तुम मीनिंग ढूंढ रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारी तरह कोई लड़का बगल से निकला, कहा अबे डेमेस्कसवा सीरिया में है। जैसे बिना बेस के बिल्डिंग नहीं बन सकती, ऐसे बिना एनसीईआरटी के कोई आईएएस नहीं बन सकता। एनसीईआरटी पढ़ो। सबसे ज़रूरी सवाल, क्या सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? अगर हमारे पास संसाधन नहीं है तो हम कहाँ से मैनेज करें? जो सिद्धार्थ की क्षमता रखते हैं, उनके पास यूट्यूब पड़ा हुआ है, और ऐसे हमारे जैसे हजारों टीचर उस पर पढ़ा रहे हैं, वहां से दिशा ले ले। जो सिद्धार्थ की क्षमता रखते हैं, सिद्धार्थ की, और सिद्धार्थ की क्षमता है तपस्या करने की, जज्बा है। जो डॉक्टर अंबेडकर की क्षमता रखते हैं कि हम भूखे रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे, उनको कोचिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनको इन्वायरमेंट चाहिए, एक साहब से ने पूछा दिल्ली का आया, कहे भैया वहां इन्वायरमेंट नहीं है। हमने कहा यहां कौन सा इन्वायरमेंट है?
स्पेलिंग लिख के दिखाओ इन्वायरमेंट की। अगर आप डॉक्टर अंबेडकर हैं, अगर आप भगवान बुद्ध की क्षमता रखते हैं सिद्धार्थ की, मैं अकेले लड़ूंगा और दिशा लूंगा लोगों से, उनको कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार लाइब्रेरी क्यों बनी, मंदिर क्यों बना, मस्जिद क्यों बना, क्योंकि सबके मन नहीं है पूजा करने का, लेकिन जब 50 आदमी वहां बैठेंगे तो आपका भी मन बन जाएगा। तो जो अकेले मन नहीं बना सकते सारिपुत्र की तरह, उनको बुद्ध के संग में आना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कोई कोचिंग नहीं की, लेकिन बुद्ध ने कोचिंग खोली और उनकी कोचिंग में हजारों स्टूडेंट, महाकश्यप, सारिपुत्र, उपाली। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आखिरी सवाल इस समागम का आप चारों लोगों से है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में 75 बीत गए, आपके हिसाब से देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिस पर पूरे देश को, सरकार को, समाज को काम करना होगा? चारों लोग अलग अलग बताइएगा, तो आप तय कर सकते हैं कौन सबसे आखिरी में बताएगा। किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के निर्माण में जो आधारभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा। और डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन तो मेरे दिल में बैठी है, शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा इस देश में मैकालियन सिस्टम वाली खत्म होनी चाहिए। परसेंटेज और नौकरी, इस देश की शिक्षा का दो ही आधार है, एक परसेंटेज। तुम्हारा कितना था 12th में? मेरा 12% था। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। आप जाइए, आईआईटी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे हैं तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। और हम सोच रहे हैं 24 में चले जाएं, फिर आप लोग भी आइए। ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसा ही कह, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं। वो मन में एक बात आ गई। और हम आए या ना आए, हमारा। अच्छा ये तो बता दीजिए, लोकसभा से भेजेंगे या राज्यसभा से? आई हेट पॉलिटिक्स। मुझे राजनीति से नफरत है। देखो, यूपीएससी एक बात सिखाती है, जो कहना है वो करना नहीं है, जो करना है वो कहना नहीं है। इसी को हम संवैधानिक भाषा में बोलते हैं डिप्लोमेसी। हम तो भैया संघ चलाएंगे। संघ मतलब वो क्या कहते हैं, बुद्ध वाले संघ की बात कर रहा हूं। विहार चलाएंगे, विहार, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं बहुत जल्दी हम दोनों भाई आपसे यहाँ फिर मिलेंगे।